हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुपम शर्मा और आज हम कर रहे हैं रिजर्व बैंक के कार्य। तो बच्चों, आप गए होंगे, कई बार बैंकों में गए होंगे, जैसे एसबीआई है, एचडीएफसी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूको बैंक, बहुत सारे हैं। ये सब कमर्शियल बैंक हैं या व्यापारिक बैंक हैं। तो ये जो बैंक होते हैं, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के अंडर काम करते हैं। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इनको गाइडेंस देता है, इनके लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है और सरकार के लिए भी अ, सरकारी नीतियों में बनाने में मदद करता है। तो आज हम डिटेल में कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के या भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों के बारे में जानेंगे। इसके मेन है नोट जारी करना, बैंकर्स बैंक, सरकार का बैंकर, अंतिम ऋणदाता, विदेशी मुद्रा का संरक्षण, समाशोधन, गृह कार्य, पर्यवेक्षी भूमिका और साख पर नियंत्रण। इसको हम डिटेल में अब एक एक करके अगली स्लाइड में जानेंगे। तो हम कर रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य कर रहे हैं। सबसे पहला जो काम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है, वो है नोट जारी करना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, 2 रुपए और उसके ऊपर के नोट जारी करता है। 2 रुपए का, 10 रुपए का, 50 रुपए का, 100 का, 2000 का, इस तरह से बैंक जो है नोट जारी करता है। लेकिन 1 रुपए का और सिक्के, ये सरकार, भारतीय सरकार जो है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो जारी करती है। तो आपने देखा होगा कि जो 100 रुपए का नोट है, उस पर लिखा होता है, गवर्नर के साइन होते हैं और उस पे लिखा होता है कि मैं धारक को, मान लो 100 का है, 100 रुपए देने का वादा करता हूँ। तो इस तरह से जो बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, 2 रुपए और उसके ऊपर के नोट जारी करता है। और कुछ जो है मिनिमम रिजर्व होते हैं जो रखने पड़ते, न्यूनतम रिजर्व है जो रखने पड़ते हैं। 200 रुपए, 200 करोड़ रुपए का न्यूनतम रिजर्व है, जिसमें 115 करोड़ के तो सोना है और बाकी सब सिक्योरिटीज हैं। तो ये सब जो है, ये उसके बाद ही नोटों को जारी किया जा सकता है। इससे ज्यादा के रिजर्व तो होते ही होते हैं, पर मिनिमम इतने होने चाहिए। उसके बाद जो दूसरा मुख्य कार्य है सरकार का बैंकर। जैसे आप बैंक में जाते हो, पैसे जमा करते हो, पैसे निकालते हो, आप ऋण लेते हो। तो जनता का जो व्यापारिक बैंकों से रिश्ता है, वैसा ही रिजर्व बैंक का सरकार के साथ है। वो सरकार का बैंकर है, तो सरकार के खातों का प्रबंधन करता है। सरकार के जो खाता है, यहाँ पर रिजर्व बैंक पे रखा जाता है। जो भी कुछ सरकार में पैसा आता है, उसका जमा स्वीकार करता है और सरकार का अल्पकालिक ऋण भी देता है। कुछ सिक्योरिटीज रख के सरकार ऋण ले सकती है। और सरकार की, अगर सरकार को किसी जगह पे भुगतान करने हैं किसी भी प्रकार के, तो सरकार के बिहाफ पे भुगतान करता है। सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है और सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता और बेचता है। और सरकार के सलाहकार के रूप में मुद्रा बाजार को नियमित करने और नीतियों को तैयार करता है। सरकार को सरकारी नीतियों में सहायता करता है। और जो मुद्रा बाजार है, फॉरेन एक्सचेंज है, उसमें भी सलाहकार के रूप में काम करता है और जो मुद्रा बाजार है उसको नियमित करने की कोशिश करता है। और बैंकर्स बैंक, अभी सरकार का बैंकर था, अब बैंकर्स बैंक है। तो क्या है, ये जो है, जैसे हम लोग व्यापारिक बैंकों में पैसा जमा कराते हैं, ऐसे वाणिज्यिक बैंक जो है, वो रिजर्व बैंक में पैसा जमा कराते हैं। उनका जो एक्स्ट्रा पैसा है वो वहां जमा होता है। और अगर कभी ऋण लेने की जरूरत होती है व्यापारिक बैंकों को, तो ऋण भी लेता है। और उसके अलावा यह वाणिज्यिक बैंक क्षमा शोधन गृह की सुविधा प्रदान करता है। तो ये क्या है, क्लियरिंग हाउस है। क्लियरिंग हाउस का क्या मतलब है कि मान लीजिए एक बैंक ने दूसरे बैंक से पैसा लेना। मान लो एक एक बैंक ने दूसरे बैंक पे चेक जारी किया लेने के विड्रॉल के लिए,
या एक दूसरे से लेना देना है पैसा, तो वो सीधे नहीं लेते देते, आपस में कोई नहीं करते। वो सीधा जाएंगे, उनकी डिपॉजिट्स हैं कहाँ पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, तो वहां पर वो चेक जाते हैं, और वहां से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उनके बैंकों, जो उनकी जमा राशि है, उनसे बैंकों को भुगतान करते हैं। तो सीधे तौर पर एक बैंक दूसरे बैंक से लेन देन नहीं करता है। पर्यवेक्षी भूमिका यानी कि जो है ये सुनिश्चित करता है कि वाणिज्यिक बैंक उनके निर्देशों का पालन करें। मैंने कहा कि ये हेड है, और ये जो वाणिज्यिक बैंक है इन पे नियंत्रण रखता है, दिशा निर्देश समय समय पर देता रहता है, और जो वाणिज्यिक बैंक है इनको इसके निर्देशों का पालन करना पड़ता है। खास तौर पे सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशो, यानी कि वो पैसा जो वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक के पास रखते हैं, 10% हो सकता है उनके रिजर्व का, 15%, जितना भी जो रिजर्व बैंक निश्चित करता है वो उनको रिजर्व बैंक के साथ रखना पड़ता है। और एसएलआर होता है जो वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है, वो भी 10 to 15% या कितना भी, जो भी डिसाइडेड बाय रिजर्व बैंक, वो रखना पड़ता है। तो ये खास तौर पे ये जो भी दिशा निर्देश होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं, उन सब का पालन जो है व्यापारिक बैंकों को करना ही पड़ता है। अन्य कार्य भी हम देख रहे हैं। अंतिम ऋणदाता। अब क्या है, कई बार जो व्यापारिक बैंक हैं उनके पास कुछ मान लीजिए रिजर्व्स की कमी हो जाए, कैसे हो जाए, एक उदाहरण लेते हैं कि वो अपने अनुभव से जानते हैं कि लोग पैसा ज्यादा जमा करते हैं और निकालते कम है। तो उनको अनुभव से पता है कि मान लो 15% रखने से सभी लोगों को भुगतान होता रहेगा, कोई बैंक में कमी नहीं आएगी, तो बाकी का जो 85% है वो लोन दे देते हैं। तो अब क्या है कि किसी वक्त मान लीजिए उन्होंने जो रिजर्व रखा हुआ है विड्रॉल के लिए, जो लोग विड्रॉ करेंगे पैसा, निकालेंगे पैसा, कमी हो जाए, तो अगर ऐसा हुआ, किसी को पता चला कि हम बैंक गए हैं और वहां पर उनको पैसा नहीं मिल रहा है, बैंक कह रहा है, तो उनका विश्वास बैंक से उठेगा, एकदम हलचल मच जाएगी, तो और भी लोग आ जाएंगे बैंक से पैसे निकलवाने, उन्हें डर बैठ जाएगा। तो ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन लोगों को पैसा देता रहता है, तब तक देता रहता है जब तक लोगों में वापस विश्वास कायम ना हो जाए। तो ये इस तरह का एक आध बार हुआ भी है, तो ये अंतिम ऋणदाता है। इसका मतलब ये ऋण के रूप में ही देता है व्यापारिक बैंकों को, लेकिन लगातार मनी सप्लाई चलती रहती है जब तक कि लोगों में विश्वास कायम ना हो जाए। तो इसलिए इसको कहते हैं अंतिम ऋणदाता, कि वो जब कहीं भी उनको ऋण प्राप्त नहीं हो रहा है, कहीं भी पैसे से मदद नहीं मिल रही है, तो व्यापारिक बैंकों को अंतिम ऋणदाता के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा देता है। विदेशी मुद्रा का संरक्षण है, ये बहुत जरूरी है। विदेशी मुद्रा के भंडार हमारे देश में होने ही चाहिए। तो ये क्या करता है कि इनका जो विदेशी मुद्रा है, फॉरेन एक्सचेंज रेट जिसे कहते हैं, उसको स्टेबल रखने की जरूरत होती है, स्थिर रखने की जरूरत होती है। बहुत ज्यादा अगर बढ़ जाए या घट जाए तो उससे व्यापार में किसी देश को नुकसान हो सकता है। इसलिए उसको जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो फॉरेन एक्सचेंज खरीद कर या बेचकर विदेशी मुद्रा की स्थिरता को बनाने की कोशिश करता है। और मैंने अभी पीछे ही बताया, समाशोधन गृह ये बैंकों के भी नकदी हस्तांतरण से बचता है। यानी क्या कि जो बैंक है, अगर किसी ने किसी से दूसरे बैंक से लेना है, दूसरे बैंक ने पहले बैंक से लेना है, तो आपस में वो एक्सचेंज नहीं करेंगे, वो अपने चेक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डालेंगे, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनके जो अकाउंट है उनमें से पैसा निकाल के देगा। और क्रेडिट का नियंत्रण या साख नियंत्रण, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जिसमें ये जो मुद्रास्फीति है, यानी बहुत ज्यादा महंगाई हो जाए, या अस्फीति है जब महंगाई बहुत ज्यादा कम हो जाए, दोनों नुकसानदायक है। बहुत ज्यादा महंगाई भी नुकसानदायक है, और बहुत ज्यादा अगर कीमतों में गिरावट हो जाए तो भी
नुकसानदेह। तो ये जो मुद्रा की पूर्ति है, ये सप्लाई है, मार्केट में जो सप्लाई है उसको नियंत्रित करता है और उसके कई मेथड्स को यूज करता है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि किस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है सरकार का भी सलाहकार है, सरकार का बैंकर भी है, बैंकों का बैंकर भी है, और किस तरह से ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था में नियंत्रण करने में भी सहायक है। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।